हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानन अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 से रिलेट और कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि डायरेक्शन, कोसाइंस और न्यू न्यू जो टर्म्स अपने सामने टर्मिनोलॉजी आने वाली है उनके सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, तो जो भी स्टूडेंट्स ने फिजिक्स वगैरह में ये सब चैप्टर डिस्कस कर लिए होंगे, आई होप आपका थर्ड फोर्थ चैप्टर होगा फिजिक्स के अंदर जहाँ पे आपने 2D 3D डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया होगा, तो वहाँ आपने वेक्टर के बारे में काफी कुछ सीख लिया होगा। तो जिन्होंने फिजिक्स का पोर्शन अच्छे से देख लिया है उनको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है और इसका नेक्स्ट चैप्टर जो डायमेंशनल होने वाला है वो भी बहुत आसान लगने वाला है उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ये सब आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स में आप लोग स्टार्टिंग से डील कर रहे हैं इनके बारे में और अब तक तो आई थिंक फिजिक्स का काफी सारा पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया होगा इस पे बेसिस। देखो, स्केलर कौन सा होता है? जिन क्वांटिटीज के पास, अब क्वांटिटीज क्या होती है पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वांटिटीज का मतलब हो गया, आपने लेंथ बोला मुझे, आपने मास बोला मुझे, तो ये सब क्या है आपकी क्वांटिटीज है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। नया वर्ड आ गया सर देखने को, सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे कि आपने कोई नंबर बोला कि 5 kg मेरा वेट है। ठीक है, तो ये 5 kg जो ये नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर, इस नंबर को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नंबर को? हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो जिन क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड हो, या तो आप ऐसे कहेंगे। ठीक है, जिन क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, और जिनके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है सर, अब सर कैसे क्वांटिटीज कह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है सर। अब समझो, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे बताओ कि आपका वेट कितना है। आपने कहा सर 5 kg है मेरा वेट, तो मेरा वेट तो 5 kg है। केजी को किसमें नाप रहे हो आप? एक तरीके से वो आपका मास है ना, तो एक नई यूनिट हो गई है। यूनिट होती है जो पीछे लग जाती है आपके पास, यानी कि सर मास जो यूनिट है वो स्केलर क्वांटिटी है मेरी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, मैंने आपसे कहा डिस्टेंस, भाई इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपने कहा कि आप नॉर्थ में चल के 5 किलोमीटर गए और मान लो ईस्ट में चल के, सॉरी इस तरफ ईस्ट और इस तरफ चल के वेस्ट में आप 5 किलोमीटर गए। तो देखो आपने डायरेक्शन चेंज कर ली दोनों में, लेकिन क्या डिस्टेंस में कोई फर्क आएगा? सर नहीं आएगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। हाँ सर, तो जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है, और जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, एक स्पीड आपने पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। ठीक है, ये सब आपने फिजिक्स वगैरह में देख ली है, तो इनमें ज्यादा अपन टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, ये एक रफली मैंने आइडिया दे दिया आपको। बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है, लाइक टाइम भी ले सकते हो आप इसमें, और भी हो जाएंगी। ठीक है, अब सर वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें आप यूनिट का एग्जांपल दो मुझे। सर वेक्टर क्वांटिटीज के ना सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, लाइक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना फिजिक्स के अंदर, वैसे तो क्लास 10th में आ गया था, ये 9th 10th में आ जाता है ना। 9th क्लास के अंदर दे रखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी। हाँ सर पढ़िए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। हाँ सर, तो मेरा कहने का मतलब है स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? जिनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है उसमें वेक्टर क्वांटिटी। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजिक्स वगैरह का टॉपिक है। अपन को इस चैप्टर मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से सीखना है इसको, मैथमेटिक्स में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब दोनों की यूनिट से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे आप लोगों को आता होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ठीक है सर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब स्केलर क्वांटिटीज लाइक मैंने बता दिया, लेंथ हुई, मास हुई, टाइम हुई, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मनी, वोल्टेज, जो भी है ये सब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं एक तरीके। और वेक्टर क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है ना। इस वाले के अंदर क्या है आपका? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है, या डायरेक्शन बदलने पर इसमें इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। जिसमें डायरेक्शन बदलने से, जैसे आपने बोला कि आप 5 किलो मान लो आप 5 kg का वेट लेके आप इस तरफ गए और फिर आपने इस तरफ मुंह करके आप इस तरफ गए, तो कोई फर्क पड़ेगा मास के ऊपर? नहीं पड़ेगा ना। तो जब मास में डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं, डायरेक्शन का मास की क्वांटिटी पे कोई मास का जो मैग्नीट्यूड उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसके क्वांटिटी सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है,
फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, ये तो एक जनरल सा टॉपिक हुआ। अब अपन चैप्टर के स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये मतलब चैप्टर में कहीं आएगा भी नहीं ज्यादा, मोस्टली मेनली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखा है 10.1 के अंदर, जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं मेनली। ठीक है, एक नंबर के। आगे देखो, अब सबसे पहला वर्ड डायरेक्टेड लाइन क्या होता है सर। अगर मान लो आपने एक स्ट्रेट लाइन एल चूज करा है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर, में 1D की बात कर रहा हूँ, प्लेन पे चला रहा हूँ या 3D डायमेंशन स्पेस में चला रहा हूँ, दिस कैन बी गिवन टू डायरेक्शन, या तो वो इस डायरेक्शन में हो सकती है सर, या फिर वो इस डायरेक्शन में हो सकती है। तो जब वो लाइन चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, एंड नहीं है उस लाइन का, कहीं एंड है क्या सर, नहीं है, कहीं एंड नहीं है, कहीं एंड नहीं है, कहीं एंड नहीं है इस लाइन का। ठीक है, तो ये होती है आपकी एल, इसको कहते हो आप डायरेक्टेड लाइन। समझ में आया? हाँ सर, आगे। लेकिन अगर मान लो मैं इस लाइन को यहाँ पे पैक कर देता हूँ ए और बी के बीच में, कि सर यहाँ पर डायरेक्शन तो है, लेकिन उसका मैंने मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया है, यानी कि इस वाली कंडीशन में आपका डायरेक्शन भी आ गया है, प्लस आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो आप ए बी के ऊपर बार लगा सकते हैं, मतलब इस तरीके से लगा सकते हैं एरो। ठीक है, और ये आ गया, हो गया आपका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ये है आपका कौन सा वाला पॉइंट, वेक्टर वाला पॉइंट। ये वेक्टर है जो हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं चैप्टर के ना मेनली। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, जब तक आपने केवल एरो दिया था, लाइन चलती जा रही थी, तो वो डायरेक्टेड लाइन थी। और जब मैंने उसमें फिक्स कर दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही लेना है आपको, डायरेक्शन तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ही लेना है मुझे। ठीक है, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स हो जाएगा उस लाइन का। ठीक है, और उस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं हम, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट कहते हैं इस वाले पॉइंट को, और डायरेक्टेड लाइन कहते हैं इन दोनों वाले पॉइंट को। ये है आपकी ओनली डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, और ये है लाइन सेगमेंट। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, आगे बढ़े। ओके, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या हो जाता है, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द लाइन एल टू द लाइन सेगमेंट ए बी, देन द मैग्नीट्यूड इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन एल विथ वन ऑफ द टू डायरेक्शन के बीच में कोई आपने फिक्स कर दिया है, सो दैट वी ऑब्टेन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो एक नया हमने वर्ड सीखा, कौन किसका सीखा हमने, हमने सीखा सर डायरेक्टेड। आप लिख लो यहाँ पर डायरेक्टेड भी लिख सकते हो आगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझ में आ गया मेरे को। बताओ क्लियर है कि यहाँ तक पॉइंट? ठीक है सर, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। डेफिनेशन वन, अ क्वांटिटी दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। मैं आपको जनरल कंसेप्ट प्लस आपका एनसीईआरटी के ना जो डेफिनेशन दे रखे हैं वो दोनों को साथ में लेके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको डेफिनेशंस वगैरह बाद में समझने में कोई भी इशू ना रहे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। अ पॉइंट ए, मान लो एक पॉइंट ए है, फ्रॉम वेयर द ए बी स्टार्ट, ये ए बी लाइन जो है स्टार्ट हो रही है सर ए से लेके बी तक। अब ये जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इनिशियल पॉइंट। और ये जो पॉइंट है फाइनल एंड पॉइंट है ना, ये है आपका फाइनल पॉइंट। सॉरी सॉरी, ये है आपका टर्मिनल पॉइंट। ये है आपका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, बताओ समझ में आया कि हाँ सर, ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये आपका टर्मिनल पॉइंट हुआ। जो एंड वाला पॉइंट होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं इसका ना, वो फिजिक्स वाला नहीं है, वो इनिशियल फाइनल वाला ना, वो मत कर देना। ठीक है, ठीक है सर, तो इनिशियल पॉइंट हो गया और एक आपका एंड पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? और जो डिस्टेंस बिटवीन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, वो है आपका क्या, मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया यहाँ तक? जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैंने पीछे बताया था। ठीक है, ए बी पे एरो लगा के ये आप मोड लगा दो यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया है, ये आपका भी मैग्नीट्यूड आ गया। टू एरो इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब ध्यान रखना आप, सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ आपके पास कभी नेगेटिव नहीं होगी, सो नोटेशन इसका नो मीनिंग, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। लेंथ, आपका लेंथ हमेशा पॉजिटिव मानेंगे हम। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है सर, एक पॉइंट और समझ में आ गया आपको यहाँ पे। आगे देखो, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का, पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर। देखो, मान लो ये आपका एक्स, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे तीनों डायरेक्शन में ये इस तरीके से जा रहा, 3D समझो इसको, इमेजिन करो ना, जैसे बॉक्स वॉक्स लेके कुछ। ये पॉइंट ओरिजिन का ओ है, तो इस पे एक्स वाई जेड तीनों जीरो होंगे। और ये पी पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी इस पे एक्स वाई जेड मान रहा हूँ। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? डिस्टेंस बिटवीन जीरो टू पी। डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है सर।
डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से मैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 और इन तीनों पे होल स्क्वायर, तो ये x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आ तो गया समझ में। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया है ओपी, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपी, इसको आप आर भी लिख सकते हो और ये इस तरीके से डिनोट होगा। ठीक है सर, एक नई चीज समझ में आई आपको यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर निकालना। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलो, आपके क्वेश्चंस बहुत आसान बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप। मान लो ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 पॉइंट ले लिए मैंने, तो तीनों को मैं अलग अलग नेमिंग से डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी अगर मुझे अलग अलग निकालना हो, तो ये ए, ये बी, ये सी, इस तरीके से आप तीनों को अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो अगर आपके पास तीन यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। आगे समझ में? ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले देखो डायरेक्शन कोसाइन, ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन। सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। इस तरीके से आप इस बॉक्स को देखो, मान लो ये आपका पॉइंट है, ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये आपका जेड हुआ। ठीक है सर, यहाँ तक तो अपन ने पहले भी देख लिया था। सर ये एक लाइन है आपके पास जो आपकी आर थी, पिछली वाले में बताया था मैंने आपको। ठीक है सर, अब ये जो आर है, ये सबसे पहले जो है, मान लो वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। मान लो रेड से बता देता हूँ मैं आपको, इमेजिनेशन। ठीक है सर, ये जा रहा है, ये इस तरीके जा रहा है। एक चीज आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सर ये जो वाई एक्सिस के साथ ये स्टैंड बाय बना रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री है। फर्स्ट थिंग तो ये क्या है आपका 90 डिग्री। और ओरिजिन से जो एंगल बन रहा है, ओरिजिन से वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, बीटा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है सर, और यही वाई जब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ऐसे इमेजिन करो, है ना, ऐसे ये बनाएगा अल्फा एंगल। ठीक है, और यही जब ये इसके साथ जेड एक्सिस के साथ बनाएगा, तो यही एंगल कितना हो जाएगा, गामा। देखो ओपी एक आर है विथ पॉइंट एक्स वाई जेड, 3 पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो तीन एंगल बन रहे हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, मेड बाय वेक्टर आर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उनके साथ एंगल बना रहा है। इनको कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा, बीटा और गामा, ये आपके क्या है, डायरेक्शन एंगल है। ठीक है सर, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट का सर। अब आप इस बॉक्स को एक बार इमेजिन करो जो यहाँ पे बन रहा है, देखो इधर, ये आर है, ये जेड है, ये सॉरी ये वाई है, और ये लाइन है आपके पास। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर वाई वाला पॉइंट माना है मैंने। अब इस बॉक्स को आप अलग से बना दो एक बार, मान लो इस बॉक्स को मैंने ऐसे बना दिया। सर ये 90 डिग्री था, ये आर है आपके पास, और ये वाई है, और ये एंगल कौन है, बीटा है अभी। ठीक है सर, ये पी पॉइंट हो गया, ओ पॉइंट हो गया, और ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इसके लिए इन ट्राइंगल ओ पी बी, इन ट्राइंगल ओ पी बी, इस पॉइंट के लिए मैंने आपसे कहा यहां आप cos बीटा लगाओ। क्या लगाओ, cos बीटा। cos बीटा क्या होता है सर, cos बीटा हो जाता है बेस, बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन होगा, आर 90 डिग्री के सामने वाला। एक नई चीज समझ में आ गई सर। ठीक है, अब यही एंगल आप ये वाला उठा लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल उठा लिया। हाँ सर उठा लिया। हमेशा क्या बताया मैंने आपको, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला तरीका, ये वाला है ना। देखो इस वाले बॉक्स को बताऊं मैं आपको, इस तरीके से ये आर ऐसे हो गया आपके पास। ठीक है सर, ये आर इस तरीके से हो गया, और ये जो एक्स एक्सिस के बाहर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये ऐसे हुआ, और ये एंगल ऐसे हुआ। बता समझ में आया? ये आपका आर है, ये आपका एक्स है, तो समझ में आया? हाँ सर, और ये वाला पॉइंट आपका कौन है, पी पॉइंट है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा होगा, आर जो है वाई एक्स के साथ एंगल बीटा बना रहा था, तो आर जो है वो एक्स के साथ एंगल कौन सा बनाएगा, अल्फा बनाएगा सर, ये हो गया अल्फा। और ये आपका 90 डिग्री एक तरीके से, तो समझ में आया? हाँ सर, दिखने में लग नहीं रहा है बट है एक्चुअल 90 डिग्री है। अब 90 के सामने वाला आपका 90 के सामने वाला आपके पास हाइपोटेनस हो जाता है। हाँ सर,
इसके सामने वाला आपका थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ मुझे बताओ, अगर मुझे आपके कॉस अल्फा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सर बेस बेस कौन है? एक्स, और हाइपोटेनस क्या है आपका? आर। कॉस अल्फा निकाल लिया, एक और चीज निकाल ली। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये देख लो आप यहाँ पे इस तरीके से, इसका डायग्राम नहीं बना रहा मैं, केवल वैल्यू लिखूंगा। ये रहा आपका गामा। अगर मैं आपसे कॉस गामा निकालने को कहूँ, क्या निकालने को कहूँ? कॉस गामा, तो आप क्या कहोगे? सर बेस इसका जेड है और हाइपोटेनस इसके पास भी आर डैश है। अब हमने तीन चीज निकाली है, देखो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये जो आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, ये क्या होते हैं आपके? यही होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में इनको डीसीएस करके लिख देते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइंस करके, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। बताओ समझ में आया क्या? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, ये आपके पास हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। एंड यूजली डिनोट, और इन्हीं को हम किससे डिनोट कर देते हैं? एल से, एम से और एन से। बताओ समझ में आएगा? बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि निकाले कैसे मैंने, इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आप चाहो तो खुद से रफली बना के देखना, और उसमें से तीनों को सेपरेट करके देखना, आ जाएगा समझ में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा जो है वो ऐसे एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है ना, तो ये आपके पास अल्फा जाएगा आर तक के लिए ना। ऐसे जेड से आर तक आ रहा है तो ये गामा होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है तो ये आपके पास अल्फा ये वाला हो जाएगा, ये एक्स वाला। आया समझ में? तो ये आपको इमेजिन होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक एक बार पॉज करके आप नोट कर लेना जो जो चीज आपको थोड़ी ठीक ठीक सी लग रही है इसमें से, ठीक है। हाँ भाई, तो हमने क्या निकाल लिया है सर? हमने निकाल लिया है एल इक्वल्स टू कॉस एल्फा होता है, जो कि हमने एक्स बाय आर निकाला है। एम हमने कॉस बीटा को एम से डिनोट किया है, और ये हमने वाई अपॉन आर निकाला है। और एन इक्वल्स टू कॉस गामा होता है, जो हमने जेड अपॉन आर डैश निकाला है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। अब आप इमेजिन करो, मान लो मैं इस एक्स को यहाँ भेज देता हूँ, इस आर को भी यहाँ भेज देता हूँ, या जेड को भी यहाँ भेज देता हूँ, या इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ क्या मैं? ओके ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एक बार आपको? ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन समझाना है मेरे को। अब रिलेशन में कैसे समझाऊं? ठीक है, यह तो समझ में आ गया आपको। ये आपके कौन है? डायरेक्शन कोसाइंस है आपके पास। डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर, ठीक है। एक चीज और पता है मुझे, आर इक्वल्स टू वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दो चीजें अपन ने अभी तक डिस्कस कर ली है ना। नेक्स्ट चीज देखना अपन डिस्कस करेंगे, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है सर, ये दो चीज अपन ने डिस्कस कर ली है। अब अपन डायरेक्शन रेशियो पढ़ने वाले हैं, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर आप। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे? सर एल इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था अपन ने? एल इक्वल्स टू कॉस एल्फा, और वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है आपके पास? एक्स अपॉन आर के। होता है नहीं होता? देखो अभी पढ़ा ना, एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, एल इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। हमने कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों को एल एम एन से डिनोट कर दिया है। कर दिया डिनोट, ठीक है सर। तो एल इक्वल्स टू ये, और सेकेंडली आपके पास देखोगे तो एम इक्वल्स टू क्या था आपके पास? एक्स वाई अपॉन आर डैश, ठीक है। और ये एन इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। अगर मैं इन तीनों को वहां भेज दूं आर को, तो ये एल आर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, एम आर इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, और एन आर इक्वल्स टू जेड हो जाएगा, ठीक है सर। ये तीनों के तीनों आपके कौन है सर? ये तीनों के तीनों हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं। और इन तीनों को हम किससे डिनोट करते हैं सर? इन तीनों को हम डिनोट कर देंगे ए, बी और सी से। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आया। एक और नया वर्ड सीखा अपने, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। जब हम x इक्वल्स टू एल आर, वाई इक्वल्स टू एम आर और z इक्वल्स टू एन आर ले लेंगे, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ये और ये। बताओ समझ में आया? और इसी को हम ए बी सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब इसके भी इसका एक रिलेशन भी है आपके पास, इसका एक रिलेशन भी है आपके पास। सर रिलेशन क्या है वो समझो, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन इक्वल्स टू वन, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू वन, ये प्रूव करके बताता हूँ आपको।
देखो पहले तो ये देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो थे उसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया था सर? एल आर, एम आर और एन आर से। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन होंगे ये वैल्यूज, प्रोपोर्शनल है ये वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रही है मेरे को ये वैल्यू तो। कि अभी भी पढ़ा मैंने कि ये वाली जो वैल्यू थी मेरे पास, प्रोपोर्शन टू डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है सर। और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनको डिनोट कर देते हैं हम ए बी सी से। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू एल आर, बी इक्वल्स टू एम आर और सी इक्वल्स टू एन आर, ऐसा कह सकते हो? हाँ सर कह तो सकते। अब रिलेशन देख लो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी सर? इक्वेशन थी एल इक्वल्स टू, ये वाली देखो, ये वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, ये तीनों वैल्यू वापस से लिख रहा हूँ, एक्स आर एम इक्वल्स टू वाई अपॉन आर इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। इन तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, ऐड बोथ साइड। इधर ऐड करो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। भाई ये वाली वैल्यू तीनों एक साइड ऐड कर दियो, ये वाली तीनों एक साइड ऐड करो, कौन में आर स्क्वायर। एक मिनट, इनका बोथ साइड स्क्वायरिंग भी लिखना है आपको ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर किया और इन तीनों का भी मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था कि सर आर डैश जो है ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ये रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा ना। तो उस सुपर वाली वैल्यू के लिए मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा? वन। और ये इन तीनों के लिए आ गया, ये बच क्या गया यहाँ पे सर? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन बच गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आया। बट ये ध्यान रखना, आप ओनली अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे ना, यानी इसको वहां भेज के, इसको वहां भेज के, इसको वहां भेज के, इन तीनों का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू वन नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है सर। दो चार ही फॉर्मूलेज है, बस वो आपको एक बार थोड़े से दिमाग में डालना है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। फिर हम जैसे जैसे क्वेश्चंस वगैरह पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर, आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं अगला, टाइप्स ऑफ जो वेक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे हम, है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तो बिल्कुल आसान है। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? मतलब समझने का टॉपिक है, ज्यादा तो इसमें कुछ आता नहीं है। अ वेक्टर हुज इनिशियल टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, कोइंसाइड समझते हो ना, एक के ऊपर एक, ठीक है। इस कॉल्ड जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर कैन बी असाइन्ड डेफिनेशन ऑफ हैज जीरो मैग्नीट्यूड होता है उसमें, इस तरह डिनोट कर रहे हो आपने, ए सेम आ गया, बी बी, मतलब सेम पॉइंट हो गया ना ये। मान लो बी, ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ था पहले, अब ये पॉइंट मान लो अगर इसी पॉइंट के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये इसी के ऊपर ए पॉइंट लिखा जाएगा, तो वो आपका क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वो अभी छोड़ो, आप सीधे एक्सरसाइज करोगे ना और एग्जांपल करोगे तब मैं वहाँ डिटेल में समझा दूंगा आपको मैग्नीट्यूड वगैरह, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है उसका वन निकल जाए उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं और उसको डिनोट कर देते हैं हम इस तरीके से। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। को इनिशियल वेक्टर आ गया आपके पास। अब को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? ये देखो, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, दोनों इस तरफ जा रहे हैं और दोनों का एक ही स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। फाइनल तो फोर होगा ही आगे जाके, लेकिन इनिशियल पॉइंट एक ही है ना, तो वो को इनिशियल हो जाता है। फिर कोलिनियर क्या होगा? कोलिनियर इफ दे पैरेलल ऑन सेम लाइन, क्या बोला? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को छोड़ के वो पैरेलल है एक ही लाइन की। जैसे मान लो एक ही लाइन हो गई, इसके पैरेलल की लाइन हो गई, इसके पैरेलल ये हो गया, ये दो वेक्टर इसके पैरेलल हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। ये कोलिनियर वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, मतलब समझने का टॉपिक है, ठीक है, वैसे बुक्स में है सारी डेफिनेशंस। इक्वल वेक्टर क्या होता है? सेम है भाई, ये देखो, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों इक्वल है ना। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। अगला है नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है भैया? सेम है यार, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम दैट इज वेक्टर, जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर आ रहा है, वो इक्वल्स तो है बट नेगेटिव के साइन के साथ है, ठीक है। तो हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट है गिवन वेक्टर बट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट। कैसे मतलब? ये ए इधर जा रहा है और ये बी इधर जा रहा है, अब ये इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस है, तो ये नेगेटिव होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो बी ए इज नेगेटिव फॉर द ए बी, रिटर्न एज, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया आपको, आ गया समझ में? ठीक है सर।
ये इंट्रोडक्शन का कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 10.1 में। काफी हेल्प मिलेगी आपको अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो। इसके बाद आप सीधे एग्जाम्पल जरूर देखना, उसके बाद एक्सरसाइज देखना। आपका एक बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा चैप्टर को लेके। फिर आगे एक्सरसाइज 10.2 10.3 वो तो अच्छे लेवल की है, ऐसी बात नहीं है ना। बट हाँ, आपका एक बेसिक कंसेप्ट बन जाना चाहिए चैप्टर को लेके। सबसे आसान चैप्टर लेंगे आपको 10th और 11th। अगर आपका फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा ठीक है तो, अगर आपने फिजिक्स में पार्ट 1 जो है बुक दे दे रखी है फिजिक्स पार्ट 1, वो थोड़ी ठीक ठाक कर रखी है, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। और बेसिक कंसेप्ट वैसे मैं सारे डील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं फिजिक्स के कंसेप्ट छोड़ता चल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।